आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, तो आप सबका नए एकेडमिक ईयर में भी स्वागत है। हालाँकि थोड़े दिन हो गए हैं। मैं ये मीटिंग पिछले हफ्ते करना चाह रहा था, लेकिन फिर क्योंकि एसएसबी की भर्ती चल रही थी, तो बहुत सारे टीचर्स उसमें इंक्लूडेड थे, जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे। सो देयरफॉर मैंने इस सैटरडे तक उसको पोस्टपोन किया। आज की मीटिंग किस बारे में है? क्योंकि साल का शुरुआत है, तो ब्रॉडली आप सबके साथ इस साल का मोटा-मोटा प्लान शेयर करने के लिए है। सब टीचर्स को जोड़ा है, चाहे वो किसी भी स्टेज के हों, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, हर किसी स्टेज में कहने को काफ़ी कुछ है। तो आज की मीटिंग में हम हर स्टेज के इंटरवेंशंस की डिटेल में नहीं जाएँगे। वो मीटिंग्स मैं इंडिविजुअली उस स्टेज के टीचर्स के साथ करूँगा। ज़्यादातर फिज़िकली करते हैं वो मीटिंग्स। लेकिन जो एक ब्रॉड पिक्चर है, डिपार्टमेंट किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो आप सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए आज की मीटिंग में हम ब्रॉड डायरेक्शन पूरी एकेडमिक्स की डिस्कस करेंगे इस साल की। ये बेस्ड होगा हमारे पिछले रिजल्ट्स के बेस पे। बोर्ड का, नैस का, एफएलएन का सबके रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। ये जो पिछले कुछ महीने रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से पिछले 3 सालों के जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, उसके रिजल्ट्स जानने का, उसके नतीजे जानने का एक बहुत बड़ा सुनहरा काल रहा है, जिसमें एक से बाद दूसरा अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता रहा है। सो उसकी थोड़ी-सी ब्रीफ आपके साथ शेयर करूँगा और फिर उसके बेस पे हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये समझेंगे और उसके बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। बहुत डिटेल में मैं रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ डिस्कस करूँगा। डीएनएच पे मैं एक बड़ी मीटिंग ले भी चुका हूँ, सारे टीजीटीज़ और पीजीटीज़ के लिए साथ। दमन और दीव में भी बात करूँगा, लेकिन ब्रीफ में अभी मैं ब्लॉक वाइज़, क्लस्टर वाइज़, स्कूल वाइज़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें मीटिंग में सब लोग जुड़े हैं, तो एक ब्रॉड पिक्चर जो सबको पता होनी चाहिए, वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। पिछले साल हमने बहुत बड़ा जंप किया था, 61% से 87% तक, ऑलमोस्ट 25% का ये जंप था। अ, और गुजरात बोर्ड का भी जंप था 64 से 82, लेकिन हमारा जंप उससे भी अबव था, 5-7-8% ज्यादा था, जिसके चलते हम सिर्फ बड़े नहीं बल्कि गुजरात से भी आगे निकल गए। और खासकर दमन और दीव जो थे, वो दीव और दमन रैंक 1 और रैंक 2 निकले। यूटी ने पिछले साल पहली बार 10वीं में गुजरात बोर्ड के रिजल्ट को क्रॉस किया, उसकी एवरेज से हम आगे निकल गए थे। मुझे सच पूछो तो डर था कि इस साल क्या वो इंप्रूवमेंट हम बरकरार रख पाएंगे, क्या दीव इस साल भी रैंक 1 आएगा, दमन इस साल भी रैंक 2 आएगा। तो इंप्रूवमेंट भी और रैंकिंग भी हमने दोनों रिटेन किया 2025 मार्च के रिजल्ट्स में भी। 12वीं का हायर सेकेंडरी का जनरल स्ट्रीम का रिजल्ट, हमने पिछले साल इसमें भी बहुत बड़ी 28-29% की जंप दिखाई थी, लेकिन इसके बाद भी हम गुजरात बोर्ड से पीछे थे। आप देखें तो मार्च 24 के रिजल्ट्स में यूटी जो है वो 89 समथिंग है, और बोर्ड जो है यानी कि पूरा गुजरात बोर्ड है वो 92 के आसपास है। तो लगभग 2-3% हम पीछे थे गुजरात के। तो पिछली बार हमने कहा था कि इसमें और हमें जंप लगानी चाहिए ताकि हम गुजरात बोर्ड से भी आगे निकल जाएं, और वो इस साल हमने कर दिखाया। अ, इस बार हम 6 साढ़े 6 साल लगभग 6% हमने ग्रोथ दिखाई, जिसके चलते अ, अब हम गुजरात बोर्ड के एवरेज रिजल्ट से आगे निकल गए हैं। दीव फिर से रैंक 1 है, और ये पहली बार हुआ है कि 12वीं के जनरल स्ट्रीम में हम गुजरात बोर्ड के रिजल्ट्स को क्रॉस कर गए हैं। साइंस स्ट्रीम में अगेन पिछले साल गुजरात बोर्ड में काफी बड़ा जंप था, 22 साढ़े 22% का जंप था, और फिर भी हम गुजरात बोर्ड से पीछे रह रहे थे। इस बार हमने और जंप लगाया, लगभग 7.5% का, 75% से हम 82.5% पे आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम गुजरात के एवरेज रिजल्ट के पीछे हैं लगभग 1%। सो यहाँ पे हमारे पास करने के लिए काफी काम है।
क्योंकि गुजरात बोर्ड का रिजल्ट सबसे पिछड़े हुए जिले का रिजल्ट नहीं है, वो एक एवरेज रिजल्ट है जिसमें पिछड़ा जिला अगड़ा जिला सब है। तो अगर हम उस एवरेज से भी कम है तो अभी गड़बड़ है। दैट मीन्स कि साइंस स्ट्रीम 12वीं गुजरात बोर्ड में हमारे पास अभी भी काम करने के लिए काफी बचा है। महाराष्ट्र बोर्ड में पिछले साल चिंताजनक रिजल्ट आए थे। 85% से 82% हम गिर गए थे 10वीं कक्षा में, 3.5% का गिरावट देखने को मिला था। अ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गुजरात बोर्ड में जाते हैं इसलिए महाराष्ट्र बोर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान उतना अ, चाहे अखबारों का था चाहे मीडिया का जिसका भी था वो नहीं था। शायद गुजरात बोर्ड के रिजल्ट भी पहले आए थे तो उसी पे सबका फोकस रहा। लेकिन अ, वो गिरावट थी और पता नहीं कितने लोगों को चिंता थी, लेकिन हम सब जो अंदर डिपार्टमेंट के जान रहे कि गुजरात बोर्ड तो बढ़ गया है लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में अभी गड़बड़ है, गिर गया है रिजल्ट। जबकि महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट पिछली बार बढ़ा था, बोर्ड 93.8 से 95.8 गया था, 2% बढ़ा था, हम 2.5% गिर गए थे, 3.5% गिर गए थे। इस बार हमने बड़ा ही स्पेक्टाकुलर टर्न अराउंड किया है, 82 से 96 तक हम पहुंचे हैं, जो कि एक बड़ा जंप है और अब हम महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट से भी एवरेज रिजल्ट से भी आगे बढ़ गए हैं। आर्ट स्ट्रीम 12वीं में तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप था पिछले साल, मतलब देख के समझ नहीं आता था कि हो क्या गया। तो पिछले साल 80% रिजल्ट से 49% तक हम पहुंच गए थे। 31% का ड्रॉप था जो कि एक मतलब भयावह ड्रॉप था, डरावना ड्रॉप था। और इस बार हम 49 से 97 ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं अपने रिजल्ट को। तो 48% का हम जंप करके महाराष्ट्र बोर्ड को कहीं पीछे छोड़ गए हैं, मतलब 16 का आगे है महाराष्ट्र बोर्ड के एवरेज रिजल्ट से संघ प्रदेश आर्ट स्ट्रीम में। तो बहुत ही बड़ा रिमार्केबल एक टर्न अराउंड देखने को महाराष्ट्र बोर्ड में ओवरऑल इस साल मिला है। कॉमर्स स्ट्रीम में इसी तरह से हम पिछली बार 97 से 85 तक 12% गिर गए थे। इस बार कॉमर्स स्ट्रीम महाराष्ट्र बोर्ड में हमने 100% रिजल्ट हासिल किया है। मतलब दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट एवर फॉर द यूटी के 100% रिजल्ट है। इसके बाद तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा सुधारेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी परफेक्ट 100 पे पहुंच गए हैं। और क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन पास परसेंटेज के टर्म्स पे वी हैव ऑलमोस्ट हिट द टॉप सीलिंग। सेम साइंस स्ट्रीम में भी महाराष्ट्र बोर्ड में हम 100% रिजल्ट आए हैं। पिछले साल गिरे थे, इस साल इतना बढ़े कि 100 टच कर दिया। तो 100% रिजल्ट है कॉमर्स स्ट्रीम का और साइंस स्ट्रीम का महाराष्ट्र बोर्ड का। मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, गुजरात बोर्ड के भी लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के खासकर, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का जो जंप है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है और पिछले साल की गिरावट के बाद मतलब आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। कैसे किया ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। सबने सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट किया, दिसंबर से फरवरी के बीच में रिवीजन एग्जाम रिवीजन एग्जाम रिवीजन एग्जाम किया। फीडबैक जो वीएसके के माध्यम से हमने आपको स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स बना के दिए, चाइल्ड वाइज रिजल्ट दिया, अपना बच्चों को दिया, बच्चों के पेरेंट्स तक दिया, सबको पता था कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, प्री बोर्ड में क्या सिचुएशन है, दिसंबर एग्जाम में क्या सिचुएशन है। तो एवरीबडी न्यू वेयर दे स्टूड एंड वेयर दे हैव टू गो। तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि हमें पता हो कि हम कहाँ हैं एज कंपेयर टू अपने पियर्स, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो क्लस्टर का चाहे वो नोडल एचएम है, जो भी है उसको पता हो कि मेरे साथ के स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू माय। साथ ही आई विल से कि टीचर वैकेंसीज पिछले कुछ सालों में हमने खासकर टीजीटी पीजीटी में भरी, उसका भी आई थिंक फायदा जरूर हमें मिला होगा कि अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे कम से कम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पे बहुत बड़ी दिक्कत हमारे को टीचर्स की नहीं है। तो दूसरा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, निपुण भारत, भारत सरकार ने चलाया है और हम रमता रमता के नाम से चला रहे हैं। रिजल्ट्स आई थिंक ये स्लाइड मैं वापस दिखाना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बाकी की पॉलिसी बेकार है। द रेस्ट ऑफ दिस पॉलिसी विल बिकम रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स ओनली इफ दिस मोस्ट बेसिक लर्निंग रिक्वायरमेंट।
बाकी की पॉलिसी बेकार है। अगर ये पहली रिक्वायरमेंट के बच्चा पढ़ना, लिखना और बेसिक अरिथमेटिक ना जाने तो बाकी की सारी पॉलिसी बेकार है। बहुत बड़ा सब सेंटेंस है। इसके चलते हमने रमता रमता अभियान चलाया। हमने देखा कैसे 18 से 67% तक हम पिछले मार्च तक आ गए। कोशिश थी हमारी कि इससे भी ऊपर पहुंचे। मैंने इंडिविजुअली जब टीचर्स के साथ डिस्कस किया तो मैंने बताया है कि किस तरह से मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में ये रिजल्ट थोड़ा गिरा है। मार्च 25 में हम 72 73 में थे और मार्च 25 में ये 67 यानी कि 5-1% का ड्रॉप आ गया है। इसका कारण बहुत हो सकते हैं। इसका कारण एक ये भी है बड़ा कि हमने इस साल टीचर्स का शफलिंग कर दिया कि जो टीचर खुद पढ़ा रहा है वो टेस्टिंग नहीं करेगा। तो उसके चलते या तो टीचर ओवर एस्टिमेट कर रहा था रिजल्ट को, वो कम हुआ, या तो फिर हो सकता है कि कहीं-कहीं थोड़े बहुत केसेस में बच्चे भी वो रिजल्ट अपना या बच्चे अच्छे से नहीं बता पाए होंगे। लेकिन मोटा-मोटी मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल टेस्टिंग जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसका ये एक इम्पैक्ट देखने को आया। सो कोई बात नहीं, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी नो द रियल सिचुएशन एंड आई थिंक ये हमारी रियल सिचुएशन है कि हम 67 पे खड़े हैं और इसके बाद हमने आगे की छलांग लगानी है। मैथ्स में भी लगभग सिमिलर स्टोरी है। मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में हमारा जो रिजल्ट है वो 5-6% रमता-रमता में गिर गया है। यहाँ भी न्यूट्रल टेस्टिंग का इम्पैक्ट दिखता है। ये क्लास 3rd से क्लास 8th के कंबाइंड रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिविजुअल रिजल्ट्स आप डैशबोर्ड्स पे जाके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी जगह डिस्कस किए हैं। रमता-रमता के जो एलिमेंट्स हैं आप सबको पता है, हमने 8वीं कक्षा तक किया। ये आई थिंक आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है। इम्पोर्टेंट है कि हम साल में 3 बार इसकी असेसमेंट करते हैं। हाल ही में आपने रमता-रमता की जो पहली इस साल की पहली बेसलाइन असेसमेंट है वो की है। उसके रिजल्ट्स हम कंपाइल कर रहे हैं। इसमें हम चेंज एक ये कर रहे हैं कि इस साल से रमता-रमता की टेस्टिंग में 2 भाषाएँ टेस्ट होंगी। R1 और R2 दोनों टेस्ट होगा। इसके कारण ही आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि अभी तक हम ये कर रहे थे कि अ, पहली भाषा या एक ही भाषा टेस्ट कर रहे थे। तो अभी एक वर्नाकुलर भाषा और एक अंग्रेजी। अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम होने के नाते इंग्लिश और साथ में हिंदी क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है। अगर गुजराती मीडियम स्कूल है तो गुजराती और गुजराती के साथ में अंग्रेजी। अगर मराठी मीडियम स्कूल है तो मराठी और अंग्रेजी। अगर हिंदी मीडियम स्कूल है तो हिंदी और अंग्रेजी। तो इस तरह से दोनों भाषाएं टेस्ट करेंगे और तीसरी से 8वीं तक ये असेसमेंट एक भाषा और गणित की तो आप कर चुके हैं, लेकिन दूसरी भाषा की करने के लिए कहा है। जैसे ये कंप्लीट होती है, मैं फिर उसके बाद आपके साथ दोबारा रिजल्ट्स डिस्कस करूँगा रेलेवेंट टीचर्स के साथ जो प्रिपरेटरी और मिडल स्टेज के होंगे और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। लेकिन ब्रॉडली ये एक चेंज है कि अब से हम हमेशा 3 तरह के रिजल्ट भरा करेंगे और डैशबोर्ड में भी 3 तरह के रिजल्ट दिखा करेंगे, लैंग्वेज, इंग्लिश और मैथ्स। असर का रिपोर्ट आया। अ, असर के रिपोर्ट में ये प्रथम चेक करता है और एक बहुत सालों से एक हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल है। तो उसने भी दिखाया कि हमारा कितना बड़ा जंप हुआ है रीडिंग लेवल्स में और मैथमेटिक्स के लेवल में। ये कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं के रिजल्ट्स हैं। जो पहला सेट ऑफ ग्राफ है तीसरी का दिखा रहा है, तीसरी का दिखा रहा है, सेकंड सेट ऑफ ग्राफ 5th का दिखा रहा है और आखिरी सेट ऑफ ग्राफ जो है वो 8th का दिखा रहा है। तो थर्ड में असर 22 में, जो कि दिसंबर 22 में असर हुआ होगा, नवंबर दिसंबर 22 में, उसमें फ्लुएंट रीडर्स उनके हिसाब से क्लास थर्ड में हमारे 7.7 थे और वो जंप होके अब 32.2 हो गए हैं। ये लेवल 4 के बच्चे हैं। इसी तरह कक्षा 5 में 26 से 64%, 26 से 64% तक जंप हुआ है। क्लास 8 में 44.9 से 78.4% जंप हुआ है। तो बहुत बड़ा जंप हम खुद कह रहे हैं ये नहीं। बाहर की रिपोर्ट्स न्यूट्रल, वो तो प्रथम सर्वे करता है, घरों में जाके करता है, स्कूलों में नहीं करता है, वॉलंटियर्स के माध्यम से करता है, अपने स्टाफ के माध्यम से नहीं करता है। तो वो एक
न्यूट्रल रिपोर्ट है, बाहर के व्यक्ति गांव-गांव जाके टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ हमसे डिफरेंट है क्योंकि वो सिर्फ रूरल स्कूल्स का करता है, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट का भी करता है। कम्युनिटी बेस्ड सर्वे है, तो इसके चलते हो सकता है कि हमारे से रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। रीडिंग के अलावा इसी तरह मैथमेटिक्स में भी ये जंप्स दिखते हैं। अ, ये मैथमेटिक्स के जंप है, हालांकि लिखते समय शायद ये रीडिंग वर्ड रह गया है, ये गलत है, एक मिस्टेक है, इसकी जगह मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स का जंप भी इसी तरह से दिखता है कि 13 से 27 हो गया, 10 से 30 हो गया, 32 से 48 हो गया। हमारे रमता-रमता के रिजल्ट्स के मुकाबले मैथ्स के रिजल्ट्स असर सर्वे में कम दिखाते हैं, मतलब कम प्रोग्रेस दिखाते हैं। हमारे हिसाब से इससे भी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। लैंग्वेज में लगभग लगभग ठीक है, जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही असर भी दिखा रहा है, लेकिन मैथ्स में असर कम दिखा रहा है। तो ये क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो सैंपल सर्वे है, रूरल का हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चों को देखा जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। एनीवेज, इतना पक्का है कि वो भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि जंप हुआ है और बहुत बड़ा जंप हुआ है। अ, मान लेते हैं असर बिल्कुल सच्चा है, हमारे रमता रमता के रिजल्ट से भी सच्चा है, तो इसके रिजल्ट्स के हिसाब से भी अगर हम एब्सोल्यूट रैंक्स देखें, एब्सोल्यूट रैंक का मतलब सारे स्टेट्स और यूटीज में हमारा रैंक कितना है, तो इसमें क्लास थर्ड में लैंग्वेज में 10th रैंक है, मैथ्स में 23rd है, फिफ्थ में फोर्थ है, 13th है, एट्थ में सेवेंथ और 11th है। वो तो पीछे है, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है 24 और 22 के मुकाबले कितने परसेंट जंप हुआ, उसके हिसाब से लैंग्वेज में क्लास 3, 5 और 8 तीनों में हमारा सबसे बड़ा जंप है, रैंक 1 हमारा है। मैथ्स में 8th में रैंक 1 है, 5th में रैंक 2 है, थर्ड में रैंक 3 है। तो आई थिंक ये क्लियरली, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन असर रिपोर्ट को भी देखें कि हमारा जो जंप है वो उससे बड़ा जंप किसी और स्टेट, किसी और यूटी में नहीं हुआ है। एक बात बोलना चाहूंगा कि एक और ट्रेंड इसमें से दिखता है, जो नैस की रिपोर्ट जो भी अभी हाल ही में हमारे पास मिली है उससे मेल खाता है। वो क्या है? वो ये है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप नीचे देखिए, थर्ड में रैंक 3 है, फिफ्थ में 2 है, एट्थ में 1 है। कहने का मतलब थर्ड में जो है वो हमारा रैंक कंपैरेटिवली पीछे है। और असर रिपोर्ट में एब्सोल्यूट रैंक्स में भी देखें तो लैंग्वेज में 10 है और मैथ्स में 23 है। तो कहने का मतलब असर रिपोर्ट के हिसाब से भी हमारा फिफ्थ और एट्थ जो है वो थर्ड के मुकाबले स्ट्रांग है, या कहें तो थर्ड जो है वो थोड़ा वीक है। अ, हाल ही में हमें नैस के रिजल्ट्स मिले, आपके साथ बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स, आपके साथ बहुत सारी फिजिकल मीटिंग्स में हमने नैस की तैयारी के समय बात की, नैस क्यों इम्पोर्टेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई थिंक आज की मीटिंग में मैं बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स जो नैस के परख के आए हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो नैस के रिजल्ट्स अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे नहीं डाली है, कहीं अवेलेबल नहीं है। 2 तारीख को मीटिंग है, वहां पे जा रहे हैं, शायद उसके बाद वेबसाइट पे डाली जाएगी। फिलहाल उन्होंने हमारे को हमारी स्टेट का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भेज दिया है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस पे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये पुरानी स्लाइड है, आप कई बार देख चुके हैं। नैस 21 में हम सबसे पीछे थे स्टेट्स और यूटीज में, दादरा नगर हवेली 37th, दमन दीव 31st रैंक पे था। ये कहानी आप बहुत बार मेरे से सुन चुका है। नैस 21 में सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, क्लास 3, 5, 8, 10 का टेस्ट हुआ था, सब्जेक्ट्स ये सारे थे, हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में हमारा रैंक 20 और 30 के आसपास था। तो इसीलिए ओवरऑल रैंक हमारा 31st और 37 था, क्योंकि हम कहीं भी आगे नहीं थे, हर जगह पीछे ही पीछे थे। नैस के अब आते हैं इस साल के स्कोर्स के ऊपर। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस स्टेज पे जो मैं आपके साथ शेयर करने, क्योंकि पुरानी स्लाइड्स, पुरानी कहानी तो आप जान ही रहे हैं, ये कहानी नहीं है। तो नैस 21 में अगर आप देखें तो हर क्लास 3, 5, 8, 10 है। यहां मैंने यूटी में स्कोर को एवरेज आउट कर दिया है डीएनएच और डीडी के स्कोर को। तो एवरेज करने के बाद अगर हम सारे स्कोर्स देखें
तो लगभग हर जगह सिर्फ एक 8वीं कक्षा का लैंग्वेज ऐसा है जहां पे यूटी का स्कोर नेशनल से ज्यादा था। नेशनल का 53 था, यूटी का 55 का था। इसको छोड़ के हर कॉलम में यूटी जो है नेशनल एवरेज से नीचे था। ऑन दी अदर हैंड नेश 24 के जब रिजल्ट आए हैं तो केवल एक जगह थर्ड क्लास में लैंग्वेज में यूटी नेशनल से कम है। हम 63 पे हैं, नेशन 64 पे है। बाकी सब जगह यूटी भारत से आगे निकल चुका है। गौरतलब बात यह है कि लैंग्वेज थर्ड क्लास में भी गवर्नमेंट स्कूल्स अगर सिर्फ देखें तो वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। हम पीछे प्राइवेट और एडेड स्कूल्स के कारण रह गए हैं। उनके साथ मैं अलग मीटिंग लेके डिटेल में जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो शेयर करूंगा। लेकिन ओवरऑल हमने नेशनल लेवल को बीट कर दिया है। रैंकिंग्स हमारे पास अभी तक ऑफिशियल तौर पे नहीं आई हैं कि हम क्लास थर्ड में कैसा रैंक कर रहे हैं, सिक्स्थ में कैसा रैंक कर रहे हैं, नाइन्थ में कैसा रैंक है। वो ऑफिशियल रैंक्स हमारे पास नहीं है। ऑफिशियली हमारे को नेशनल एवरेज और यूटी का स्कोर बताया गया है, जिसकी समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमने पिछले साल के स्कोर्स के हिसाब से इस साल के रैंक का अनुमान लगाने की कोशिश की, तो हमारी समझ ये बनी है कि क्लास थर्ड में अ, हमारा रैंक ऑलमोस्ट 10 के आसपास होगा भारत के। 10 नहीं शायद, क्योंकि नेशन से नीचे है तो हो सकता है कि 15 के आसपास भी हो। नेशनल में लैंग्वेज में थोड़ा पीछे है, मैथ्स में थोड़ा आगे हैं, लेकिन दैट मीन्स कि कहीं मिड लेवल पे होंगे। लेकिन छठी और आठवीं में हम इतना आगे हैं कि आई थिंक छठी में हम या फर्स्ट, पारितोष जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट हैं, तो फर्स्ट या सेफ साइड बोले तो सेकंड तो होंगे ही। तो इसी तरह नौवीं में जो है, नौवीं में भी आई थिंक वी आर इन द टॉप 5 इफ नॉट टॉप 3। हो सकता है टॉप 3 भी हो। एग्जैक्ट रैंकिंग्स तभी पता चलेंगी जब सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। अभी तक सिर्फ ये तुक्के हैं, लेकिन तुक्के जो हैं मोटा मोटी ठीक ही हैं कि सिक्स्थ और नाइन्थ में वी हैव डन एक्सेप्शनली वेल। और थर्ड में भी गवर्नमेंट स्कूल्स ने काफी अच्छा किया है, प्राइवेट और एडेड के चक्कर में यूटी थोड़ा पीछे रह गया है। कुछ स्टेट्स जो दोस्त लोग थे उनसे मंगवाया, उनके स्कोर्स थोड़े पूछे। हमने 7-8 स्टेट्स का कंपेयर किया, दमन दीव हमारी यूटी का, चंडीगढ़ का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, दिल्ली का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का। तो 8 राज्यों का हमने कंपेयर किया तो हम 8 में से सेकंड पे हैं, सिर्फ चंडीगढ़ से पीछे हैं। चंडीगढ़ से भी सिर्फ एक ही पॉइंट, उनका 58.28 का एवरेज है तो हमारा 57.11 का एवरेज है। केवल उसी के कारण हम अभी तक सिर्फ चंडीगढ़ ही मिला है जिससे हम पीछे हैं। हो सकता है कुछ एक दो स्टेट्स और हों जिससे हम पीछे हों, लेकिन 8 स्टेट्स का कंपैरिजन जिसमें हमारे बगल के गुजरात महाराष्ट्र दोनों हैं, दिल्ली ने काफी सुधार किया उसका भी स्कोर है, मध्य प्रदेश उड़ीसा भी है, उत्तर प्रदेश ने काफी सुधार किया उसका भी है, लेकिन वी आर रैंक 2। और ये भी चंडीगढ़ में हम सिर्फ इसलिए चंडीगढ़ से पीछे हैं क्योंकि वहां के प्राइवेट और एडेड स्कूल्स ने दमन दीव के स्कूल से बेटर परफॉर्म किया है। अगर केवल गवर्नमेंट में देखें तो हमारा यूटी इन 8 स्टेट्स में टॉपर ही है। तो नैस के बेस पे रिजल्ट्स, हालांकि मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ऑल रिजल्ट्स डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से हमारे वीक एरियाज क्या सामने आ रहे हैं। तो क्लास वाइज देखें तो क्लास 3 ऐसा है जहां पे हमारा रैंक 15 के आसपास होगा। तो क्लास 3 में काफी काम करना बाकी है। जिलों के हिसाब से देखें तो दमन दीव काफी आगे हैं, डीएनएच पीछे है। इनफैक्ट दीव की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि दीव, आप सबको पता है कि 2017 के नैस में एलपीडी डिक्लेयर हुआ था, यानी कि लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, और इस बार उसके स्कोर्स इतने अच्छे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दीव वुड बी अमंग्स द टॉप 10। अगर वो टॉप 3 भी हुआ तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और अगर वो टॉप डिस्ट्रिक्ट भी हुआ भारत का तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। उसके स्कोर्स इतने अच्छे हैं। तो एज पर डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक हमें, हमारे पास अ, एक एग्जाम्पल है दीव का जो कि बॉटम 10 से टॉप 10 में आया है। तो आई थिंक पूरे संघ प्रदेश को
वही करना है। जिस दिन हमको डीएनएच को भारत से कंपेयर ना करके डीएनएच केवल दीव से कंपेयर करके केवल दीव के बराबर आ जाए, पूरा यूटी अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। मैनेजमेंट के हिसाब से एडेड स्कूल्स और इवन प्राइवेट स्कूल खास करके डीएनएच के हैं, इनमें पीछे हैं। उसमें भी क्लास थर्ड का जब एडेड और प्राइवेट है उसमें और पीछे है। सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स अभी भी वीकनेस बना हुआ है। नाइन्थ में मैथमेटिक्स में थोड़ी कमी दिखती है। तो एज पर सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट क्लास और मैनेजमेंट ये हमारे वीक एरियाज निकल रहा है। अब ये तो हुई कि अब की कहानी आगे कहाँ जाना है, जिसके कारण आज की मीटिंग हमने बात की है। तो आई थिंक बहुत 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 संतोषजनक बात है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हम हर सर्वे, हर रिपोर्ट, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट है, चाहे वो नैस रिजल्ट है, चाहे वो असर की रिपोर्ट है, हर किसी में हम टॉप 5 हुआ करते थे आज से 2-3 साल पहले तक, और अब हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं यूनानिमसली। कोई भी रिपोर्ट हमको बॉटम 5 में नहीं कह सकता, सब में हम टॉप 5 में हैं। बहुत 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 बड़ा जंप है, जिसका पूरा क्रेडिट आप सबको यानी कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि आखिर में मेहनत स्टूडेंट को करना है और उसको सपोर्ट टीचर को करना है। सो सब टीचर्स को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत थैंक्स कि आप सब ने इस सारी जर्नी में इतने अच्छे से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम किया है। अ, दिल से थैंक यू। अ, अभी आगे कहाँ? अगर टॉप 5 में आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं तो वेयर नेक्स्ट? आई थिंक इसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि अभी भी हम टॉप 5 में आए हैं। अभी भी इतने आगे नहीं निकले हैं कि लोग पूछने लगे कि हो क्या रहा है, कि चल क्या रहा है, ये भारत का ही प्रदेश है या यह फिनलैंड या सिंगापुर हो गया है। तो आई थिंक हमारे में ऐसा क्षमता है कि हम अपने शिक्षा के लेवल को एक डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक ले जा पाए। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाने को, भारत को 2047 तक बात करते हैं, तो उसी विजन के चलते आई थिंक शिक्षा को भी हम डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक ला पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और खास करके संघ प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। पीटीआर कंपैरेटिवली आज भी भारत के मुकाबले अच्छी है, और भर्तियां चालू हैं। वील हैव बेटर पीटीआरस गोइंग फॉरवर्ड। छोटा है, 3 जिले बदलने बहुत आसान है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 से ज्यादा जिले हैं, जहां पे टीचर्स 2 लाख हैं। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 1 लाख है, वहां पे टीचर्स 2 लाख हैं। तो बहुत बड़े, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश हैज डन बिग जंप्स इन नैस, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो आई थिंक हमारा क्योंकि बहुत छोटा है तो बदलना बहुत आसान है, तो जल्दी ही हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहां पे हम ये कह पाए कि हमारी शिक्षा का जो एक तरह से लेवल है वो विकसित देशों के बराबर है। तो आई थिंक नेक्स्ट लेवल चैलेंज क्या है? आई थिंक ये नैस की सीढ़ी मैंने आपको बहुत बार दिखाई है नैस की तैयारी के दौरान, बट ये पूरी शिक्षा के लिए रेलेवेंट है, केवल नैस के लिए नहीं। कुछ भी जानने के लिए, हालांकि मैंने सवाल, ये स्लाइड जो बनाई थी, ये नैस के एक नंबर लेने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है इसके लिए बनाई थी, कि बच्चे को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, रीडिंग है। फिर बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन है, उसको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फिर उसको सॉल्व करना है, कि इसको, चाहे मैथ्स का सवाल है, चाहे साइंस का सवाल है, चाहे भाषा का ही सवाल है, कि अच्छा ये पूछा गया है तो इसको निकालूं कहां से, पैरे में कहां पे दिया है, या सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद फाइनल ओएमआर मार्किंग की बात है। तो मेरा ये पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये मानना है कि हमने एफएलएन यानी कि रीडिंग पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी यानी कि ओएमआर मार्किंग, ये दोनों सॉल्व कर ली। रीडिंग में हमारे पास 30% बच्चे पढ़ रहे थे जब हम
बॉटम 5 में थे। अब हमारे 70% बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम टॉप 5 में हैं। अभी भी रीडिंग में काम बचा है, हमें सारे बच्चे निपुण नहीं हुए हैं। ओएमआर मार्किंग में ऑलमोस्ट आई थिंक हमने 6-7 मॉक्स जो लिए, उसके बाद काफ़ी हद तक बच्चों को ओएमआर मार्किंग आ गई होगी। तो मोटा-मोटी मैं कह रहा हूँ कि इन 4 सीढ़ियों में से जो 2 सीढ़ियाँ मैंने ग्रीन में दिखाई हैं, वो हमारे बच्चों ने पार कर ली है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन और सॉल्विंग का सवाल है, ये अभी भी बचा है। ये वो रास्ता है जो हमें आगे तय करना है। ये नेक्स्ट चैलेंजेस है। सिंपल सवाल, हमें असर की रिपोर्ट बोलती है कि 50% बच्चे पढ़ते हैं भारत के फ्लुएंटली, 50% बच्चे डिवीजन कर रहे हैं 5वीं कक्षा के। लेकिन अगर हम ये टेस्ट करने चले, एक सिंपल सा सवाल, 2/3 जमा आधा, 2/3 प्लस 1/2, ये भारत के कितने बच्चे या संघ प्रदेश के कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे? तो मेरा ये अनुमान है कि 10% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, शायद 5% भी नहीं कर पाएंगे। काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपको 3 और 2 का एलसीएम लेना है, ऊपर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, एक फाइनल फ्रैक्शन आएगा, उसको आगे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के रूप में भी लिखना पड़ सकता है। तो इट्स अ फेयरली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और 5-6% बच्चे से ज्यादा ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, ये आप मेरे से ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं। अगर इसको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दूं तो फिर वो 5% भी नहीं रहेगा, ये भी आप मेरे से अच्छे से जानते हैं। तो बहुत रास्ता बाकी है, हम जहां खड़े हैं भले ही भारत के मुकाबले अब हम टॉप 5 में हैं, लेकिन ये जो सवाल 2/3 प्लस आधा कितना होता है, ये 5वीं कक्षा का शायद सवाल है, उससे भी नीचे का सवाल है। और मोटा मोटी किस भारत में कितने टका बच्चों को आ रहा है, ये पूछने की भी हमारी हिम्मत नहीं। तो ये सिचुएशन है। टॉप 5 से हम बॉटम 5 से टॉप 5 में आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा रास्ता आगे जाना बाकी है। अ, आगे जाते हुए हमारा बड़ा गोल क्या होना चाहिए? आई थिंक ये एक ऐसा समय है जब 3 साल का एक अ, चरण जो है, हमने 2-3 साल पीछे काम किया और इस बार सारे रिजल्ट्स आए। असर का रिजल्ट भी आया, नैस का रिजल्ट भी आया, बोर्ड रिजल्ट्स भी, और सबने हमने जो करना चाह रहे थे वो लगभग लगभग हमने अचीव कर लिया। तो देयरफॉर इट इज टाइम टू रीसेट। अब टाइम है कि हम रीसेट बटन दबा के देखें कि भाई अच्छा अब आगे क्या करना है। इसीलिए मैंने बहुत दिनों के बाद आज सबके साथ यूट्यूब लाइव करने के बात करने की सोची है, क्योंकि अब आज जो हम तय कर रहे हैं हमें अगले 3 साल का रास्ता दिखाएगा। आगे 3 साल बाद अगर हम यूट्यूब लाइव करेंगे तो कहाँ पहुंचे होने चाहिए। सो आई थिंक एक तो क्लियर है, अगर हम सर्विस के बेस पे देखें तो असर में हम अभी भी टॉप नहीं है। असर एफएलएन मापता है, अगला असर लगभग नवंबर दिसंबर 26 में होगा। इसमें हम अभी भी कोई 10वें 12वें 15वें रैंक पे हैं। अ, अगर हम अच्छे से एग्जीक्यूट करें, जितने अच्छे से हम रमता रमता अभी तक कर रहे हैं, आई थिंक टॉपर हम इजीली बन सकते हैं असर में। नैस में जिस तरह से हम सुधार कर रहे हैं, हम अगले नैस में रैंक 1 होंगे, इसका मुझे डाउट नहीं है। सो इसमें मतलब इसी दिशा में चलते रहे तो कोई डाउट नहीं है कि हम रैंक 1 होंगे नैस में। लेकिन देयरफॉर गोल ये नहीं हो सकता कि टॉप करें। मैं कह रहा हूं नैस में हम इतना टॉप करें कि बहुत डिस्टेंस हम से बाकी सारी स्टेट्स को पछाड़ दें। इतना आगे हो कि लोग कहने लगें कि ये चल क्या रहा, इतना आगे कैसे निकल गए, उनको स्केलिंग दोबारा सोचनी पड़े कि स्केलिंग में गड़बड़ हो गई है। मतलब इतना आगे जाने का हमारे पास पॉसिबिलिटी है नैस में, क्योंकि हमने 2 साल में क्रैक कर लिया है कि नैस को कैसे क्रैक करते हैं। बोर्ड रिजल्ट में आई थिंक 100% बोर्ड रिजल्ट को छोड़ के और कोई हमारे पास गोल बचा नहीं है। वो भी एक अजूबा होगा। अगर 100% बोर्ड रिजल्ट हम अचीव कर पाए, और खासकर मैं दीव को बोलूंगा कि यू आर वेरी नियर टू 100%। एक जिला जिसके सारे बोर्ड में रिजल्ट 100% हो, जो नैस में टॉपर हो, इट्स वेरी इजी टू डू। तो आई थिंक अगले नैस में सिर्फ दीव ही नहीं, सबको हमको टारगेट करना है कि 95 तक तो पहुंच गए हैं,
तो बहुत ज्यादा बचा नहीं है। 100%, 95 से 100 का रास्ता कठिन है, ये भी मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। शुरू में अब ये वही बच्चे बचे होंगे जो बहुत मुश्किल होंगे पास करवाने, लेकिन फिर भी आई थिंक अगर फाइट अच्छे से मारें, अच्छे से दिमाग लगाएं, तो कर सकते हैं। एक और इंडेक्स है, अभी तक बहुत ज्यादा आपके साथ उसकी बात मैंने नहीं की है। नीति आयोग करता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। उसमें सबसे टॉप कैटेगरी में आज की डेट में केवल एक स्टेट यूटी है, वो है चंडीगढ़। उससे अगले कैटेगरी में कोई है ही नहीं। तो चंडीगढ़ इतना आगे है बाकी सारे राज्यों से। उसके बाद हमारा नंबर आता है, और हमारा नंबर लार्जली जो आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने के कारण आता है। मतलब हमारे साथ 10 स्टेट्स और हैं, सो 10 वाले ग्रुप में हम भी हैं। एक हमारे से ऊपर वाले ग्रुप में चंडीगढ़ है। नैस का रिजल्ट के बाद अब जब वो नया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनेगा, तो हम बाकी 10 को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, ये मुझे 100% श्योर है। सवाल है कि चंडीगढ़ के ऊपर आ पाए, आई थिंक वो भी पॉसिबल है। चंडीगढ़ का हिस्टोरिकली वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रहा है सरकारी स्कूलों में। आई थिंक वो एक चैलेंज है। आई थिंक बहुत इजीली हम इस साल के नैस में अगर हम 26-27 में आ गए, पिछले नैस के कारण हम सेकंड, उसके बाद तो जो बाकी की छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसमें वो डेटा यूडाइस से, नैस की रिपोर्ट से, प्रबंध के पोर्टल से, इन चीजों से वो डेटा उठाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद डेटा ना भरने के कारण या गलत डेटा भरने के कारण हमारा पीजे इंडेक्स पीछे रह जाता हो। नैस की कमी तो हम पूरी कर लेंगे सकते हैं। उल्लास प्रोग्राम में बहुत सारी स्टेट्स अपने आप को 100% लिटरेट डिक्लेयर कर रही हैं। 95% जब डिक्लेयर कर देते हैं तो अपने आप को फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर करना अलाउड है भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार। तो बहुत सारी स्टेट्स कर रही हैं। इस साल होपफुली हम भी कर देंगे, लेकिन अभी भी किसी ने ये नहीं सोचा है कि निपुण भी हुआ सा जा सकता है, कि अपने आप को स्टेट या यूटी ऐसा जो निपुण हो जाए। उत्तर प्रदेश में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा स्कूल, जैसे हमने अब किसी जमाने में सुपर 50, सुपर 20 ऐसा कुछ किया था। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है कि कौन सा स्कूल या कौन सी कक्षा जिसमें 95% बच्चे लेवल 4 पे पहुंच गए हैं, वो अपने आप को निपुण कक्षा या निपुण स्कूल घोषित कर सकता है। आई थिंक हमें भी ऐसा चलाना चाहिए एक कार्यक्रम, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सारे स्कूल लेवल 4 पे हों, सारे बच्चे तीसरी कक्षा एंटर करते समय कम से कम 95% बच्चे। तो ये हमें अगर अपने आप को पहला निपुण यूटी घोषित करना, एक दैट वुड बी अ वेरी बिग गोल। इनफैक्ट उसका स्लाइड का नाम आप सोच रहे होंगे क्या लिखा है, भाग। ये एक मैनेजमेंट का टर्म है कि बिग हेरी ऑडेशियस गोल, कि कौन सा गोल इतना बड़ा हो जो हम अपने लिए डिसाइड करें कि ये हो जाए तो फिर मजा आ जाए। तो आई थिंक फर्स्ट निपुण यूटी अगर हम अपने आप को घोषित कर पाए, ताकि क्लास तीसरी तीसरी में जो बच्चा घुस रहा है वो एफएलएन जान रहा है, दैट वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। दूसरा बड़ा गोल है 80% ट्रांजिशन रेट का। हमारे भारत में जब पहली कक्षा में बच्चे को माँ बाप दाखिल करा के जाते हैं, और हमारा पहली कक्षा का एनरोलमेंट रेट पूरे भारत का 98%, 98% के आसपास है। पूरे भारत में सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं मोटा मोटी। तो 80% ट्रांजिशन रेट जो है वो भी हमें 2027 तक अचीव करना है। कहने का मतलब, अगर 100 बच्चे पहली कक्षा में हमारे पास एंटर होते हैं, तो 12वीं जो है वो 80% बच्चे पास करने चाहिए। दैट्स ऑल्सो बिग सॉर्ट ऑफ ऑडेशियस गोल, जो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कर पाए तो फिर भारत में और कोई इसका मुकाबला है नहीं। सिमिलरली आई थिंक हम अभी तक गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट, जेई, जेएनएलयू, निफ्ट, ये सब क्रैक करना शुरू नहीं किए हैं। जेएनएलयू निफ्ट में क्योंकि रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ से कुछ बच्चे गए हैं,
लेकिन जेई और नीट में जितने भी बच्चे मैं देखता हूँ वो प्राइवेट स्कूल और एडेड स्कूल्स के ज्यादा हैं। जेई और नीट के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों से जेई और नीट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा पंजाब में, हरियाणा में और राज्यों में होने लगा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जेई और नीट भी क्रैक करने लगे हैं। तो वो भी हमारा एक नेक्स्ट लेवल गोल होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये सब करेंगे कैसे? तो उसकी भी थोड़ी वो एक ब्रॉड बिग पिक्चर है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में क्या करना है उसका मैं अभी थोड़ी बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन इस साल का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सारी ट्रेनिंग्स हमारी स्टेज वाइज होंगी। तो फाउंडेशनल स्टेज जो कि प्री की क्लासेस से लेके सेकंड क्लास तक की बात है, इसमें जो नई पेडागोजी पिछले साल इंट्रोड्यूस की गई है वो प्री क्लासेस में काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो गई है। उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें कुछ सैंपल जगह पे जाके चेक किया कि काफी सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं, क्लासरूम रीऑर्गेनाइज करने हैं, गोले बनाने हैं, एक्टिविटीज एज पर टाइम टेबल करना है, फ्री प्ले करना है। तो लगभग 90% जगहों पे 90% एक्टिविटीज हो रही हैं। तो काफी अच्छा अपटेक चालू हो गया है। काफी हद तक चीजें हमारी जो ट्रेनिंग की थी वो क्लासों में दिखने लगी हैं। अब इसको प्री टीचर्स को और को टीचर्स को यही रिक्वेस्ट है कि इसको बनाए रखें। काफी समय से आपको नया ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि इसको डीपली कर पाए, क्योंकि आप बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसी को जारी रखिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते रहिए। थोड़े समय में एक दोबारा ट्रेनिंग होगा प्री टीचर्स का भी, लेकिन तब तक जो अच्छा काम आपने पिछले साल डीप तक इम्प्लीमेंटेशन ले गए हैं उसको और डीपन करना ही हमारा अगले 2-3 महीने का काम है। कक्षा 1 और 2 में अभी तक कुछ एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन फुल डे टाइम टेबल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है पूरी क्लासेस में इस नए पद्धति के द्वारा। इसकी जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाएंगी ये जुलाई अगस्त में दी जाएंगी। इस समय पे मार्गदर्शक से जो है वो खुद अपनी कुछ क्लासेस में फुल डे टाइम टेबल किस तरह से पूरा करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो होंगी, ताकि आप अगस्त में फुल डे टाइम टेबल जो हमारा क्लास 1-2 का है वो भी इम्प्लीमेंट हो पाए। आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा तीसरी कक्षा में जो रिजल्ट है, चाहे वो नैस में है चाहे वो असर में है, वो कंपैरेटिवली वीक है बड़ी क्लासों के मुकाबले। उसका शायद यही कारण है कि हम अ, पिछले साल इन क्लासेस में शिफ्ट कर रहे थे, ये चीजों को बिठा रहे थे, तो थोड़ा फ्लक्स था। तो बट आई थिंक जब हम इस साल अच्छे से डीपली इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो अगले असर और अगले नैस तक हमारे को इसके इफेक्ट्स थर्ड क्लास में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी एक विद्या प्रवेश की एक्टिविटी बुक भी आपको दी गई है। जैसे ही बच्चे एंटर करते हैं उनको विद्या प्रवेश कराना है, ऐसा भारत सरकार का भी एक निर्देश है। अगर आप मुझे सही पूछो तो हमने जो ये पहली दूसरी और प्री क्लासेस में पेडागोजी शुरू की है वो तो 2 महीने की बात कर रहे हैं कि विद्या प्रवेश को 1-2 महीने का प्रोग्राम, या 3 महीने की बात कर रहे हैं कि 3 महीने विद्या प्रवेश को आपको इम्प्लीमेंट करना है। मेरा ये मानना है कि हम तो पूरा साल ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने तो पूरी अपनी पेडागोजी को ही विद्या प्रवेश से अलाइन कर लिया है। सो बट स्टिल एक एनसीईआरटी की टीम आएगी शायद, जो कि देखेगी कि विद्या प्रवेश इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं। बट टीएलएम वो नोटबुक्स और वर्कबुक्स के रूप में आपके पास पहुंच चुका है, तो उसका भी थोड़ा इस्तेमाल कर ले। इसके अलावा फाउंडेशनल स्टेज में नहीं, लेकिन ओवरऑल एफएलएन के ऊपर हमें कम्युनिटी में भी जाके काम करना पड़ेगा। कम्युनिटी में मतलब गांव-गांव में। तो उसके लिए भी मैंने जयेश जी को और सबको बोला है, बीआरसीज़ को, कि डेटा कलेक्शन थोड़ा कीजिए। खासकर डीएनएच में जो है हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो पहले कम्युनिटी बेस्ड
फील्ड पे कम्युनिटी में क्लासेस लेते थे उनका डेटा इकट्ठा करके दोबारा एक्टिवेट करके ताकि एफएलएन का काम जो है, क्योंकि हम रमता रमता से आगे बढ़ रहे हैं खासकर क्लास 3 टू 8th में, तो वो जो काम है वो साथ में कम्युनिटी में चलता जाए ताकि जो कुछ बच्चे वीक रह गए हैं वो कम्युनिटी में भी पकड़े जा सके। मोरोवर इससे ये भी फायदा होगा कि क्लास 3 में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट और एडेड स्कूल के बच्चे पीछे छूटे, जब कम्युनिटी का प्रोग्राम होगा तो उसमें हर तरह के बच्चे इंक्लूड कर सकते हैं, प्राइवेट और इनको एडेड के स्कूल्स के बच्चों को। तो फाउंडेशनल स्टेज की ओवरऑल हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी ये होगी। अगर ये दोनों तीनों चीजें हम अच्छे से कर लेते हैं, क्लास 1-2 में अच्छे से कर लेते हैं, तो आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 3rd में सारे बच्चे निपुण यानी कि फ्लुएंट रीडर्स और सॉल्वर्स, डिवीजन सॉल्वर्स और होने चाहिए, या एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन 3rd में घुसने से पहले आनी चाहिए, वो हो जाएगा। प्रेपरेटरी स्टेज में हमने अब जैसे फाउंडेशनल स्टेज में मार्गदर्शक सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सपोर्ट 3 टू 5 में सीआरसीज करेंगे। अभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो रमता रमता का है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है। होप के स्कूलों में रमता रमता का इम्प्लीमेंटेशन खासकर क्लास 3 टू 5 में अच्छे से चल रहा होगा। ट्रेनिंग मटेरियल सब आपको पहले से ही दिया जा चुका है, आप इतनी देर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको वो आता है। कोशिश होनी चाहिए कि 15 अगस्त तक सारे बच्चे फ्लुएंट रीडर्स और डिवीजन सॉल्वर्स हो जाएं कक्षा 3 से 5 के, ताकि हम आगे की बात शुरू कर पाएं। 15 अगस्त के बाद आगे जो एफएलएन प्लस का काम है वो हम शुरू करेंगे। तो तब तक रमता रमता 15 अगस्त में भाषा और गणित दोनों के लिए चलना जरूरी है। ईवीएस की ट्रेनिंग तीसरी से 5वीं की कक्षा के टीचर्स को मिल चुकी है। कुछ 30-40 टीचर्स बचे थे जो उन दिनों पे प्रवेश उत्सव के कारण या अपने पर्सनल के कारण नहीं आ पाए थे, उनको नेक्स्ट वीक में ईवीएस की दोबारा ट्रेनिंग हो जाएगा। तो वो मूल्यवर्धन की एक नई किताब आपको दी गई है जिसमें मूल्यों पे भी बात है, और वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है। तो ईवीएस और मूल्यवर्धन को जोड़ के हम इस नई पेडागोजी के तहत, जिसमें डेमोक्रेटिक क्लास की भी बात है और बहुत सारी किस तरह से पेयरिंग करनी है स्कूल्स की, उस सब की ट्रेनिंग आपको मिल चुकी है। तो आई होप कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई होगी। जहां नहीं हुई है, एचएम्स और सब देख लें कि रमता रमता के साथ साथ ईवीएस और नई पेडागोजी जो मूल्यवर्धन की किताब है वो सब भी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाकी 3 सब्जेक्ट्स में भी 4 मेन सब्जेक्ट्स हम टारगेट कर रहे हैं ट्रेनिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। ईवीएस एक है जिसकी ट्रेनिंग हो गई है। इंग्लिश की ट्रेनिंग जुलाई फर्स्ट वीक में होगी। कुछ जुलाई फर्स्ट वीक में 1-2 दिन की होगी, फिर बाद में 1-2 दिन की दोबारा होगी। लैंग्वेज में यानी कि वर्नाकुलर भाषा में जुलाई लास्ट वीक में ट्रेनिंग प्लान्ड है, और मैथ्स में जो ट्रेनिंग होगी ये मिड अगस्त में होगी। तो पूरे साल में हम ये चारों सब्जेक्ट्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग करवाई जाएंगी। एक हो चुकी है, अगले 2 महीने में बाकी की भी कंप्लीट कर दी जाएंगी। लास्ट में लैंग्वेज और मैथ्स की होगी क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑलरेडी रमता रमता का काम बाकी है। इंग्लिश और ईवीएस का आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। लैंग्वेज और मैथ्स आप 15 अगस्त के बाद शुरू कर सकते हैं। जो भी एचएम्स प्राइमरी स्कूल्स को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो इन सब की इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से वॉच करें कि ये सारी चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। सीआरसीज भी फील्ड विजिट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। जहां नहीं हो रहा है वहां पे करना कैसे है उसकी मदद भी देंगे। मिडिल स्टेज में अगेन रमता रमता, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे 6ठी से 8वीं के बच्चे हैं जो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे हैं, डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जुलाई एंड तक हमें कोशिश करना है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट होके सारे बच्चे 6 टू 8th के फ्लुएंट रीडर्स और डिवीजन सॉल्वर्स हो जाएं। उसके अलावा एक नई पेडागोजी के ऊपर डायलॉगिक क्लास कैसे बनानी है उसके ऊपर बीआरपीज जो हैं वो खुद क्लासेस ले रहे हैं। जैसे फाउंडेशनल स्टेज के लिए मार्गदर्शक, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए सीआरसीज, उसी तरह मिडिल स्टेज 6 टू 8th के लिए बीआरपीज जो हैं वो सपोर्ट
करेंगे। इसके लिए कैस्केड ट्रेनिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त फर्स्ट वीक में की जाएगी और उसके बाद इस पेडागोजी से हम क्लासेस को रीओरिएंट करेंगे। तब तक आप रमता-रमता पे ध्यान दे सकता है। सेकेंडरी क्लासेस जो 9th टू 12th की हैं, अब उसको एक ही ग्रुप में हम देखते हैं नई शिक्षा नीति के हिसाब से। ये स्कूल्स कम है, 50 के आसपास स्कूल्स हैं, इसमें डाइट की मदद से जो डीओज हैं वो सपोर्ट करेंगे। इसमें अभी आप सबके साथ डीएनएच में मैंने एक मीटिंग ली है। दमन और दीव में बाकी है, लेकिन वो रिजल्ट्स की डिस्कशन है। हमारा जो बोर्ड रिजल्ट्स का डैशबोर्ड है वो हमने अपडेट कर दिया है। आपने हाल ही में सारे रिजल्ट्स अपने ऑनलाइन डेटा भरा था, तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गए हैं। आप बोर्ड रिजल्ट्स के डैशबोर्ड पे जाके अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। ब्रॉड डिस्कशन तो हो ही गई है कि ओवरऑल काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में पीछे हैं, कौन से क्लस्टर कहाँ पे है, वो सब डिस्कशंस स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स वाले डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम इस साल भी वही रहेगा कि सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट करें 15 नवंबर तक, क्योंकि सारे बोर्ड एग्जाम चाहे गुजरात, महाराष्ट्र और सीबीएसई, क्योंकि अगले साल हमारे पास सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई भी होगा और सबके एग्जाम जो हैं वो फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि वो क्या है। सीबीएसई का पैटर्न जो है इस साल का एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सीबीएसई में पूरे भारत का रिजल्ट लगभग 95% रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत फेवरेबल है स्टूडेंट के लिए। कोई बच्चा मैथ्स की जगह आईटी लेके उसमें पास कर देता है, तो भी वो अगर आईटी में पास हो जाता है तो वो ओवरऑल पास हो जाता है। तो इस तरह वोकेशनल के और एडिशनल सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो पैटर्न अच्छे से समझ के अभी-अभी हाल में 2 दिन पहले नया सर्कुलर आया है कि 2 एग्ज़ाम सीबीएसई लेगा। वो भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि फरवरी में एग्जाम होगा और उसके बाद आई थिंक मई में दोबारा एग्जाम होगा। तो आई थिंक अगेन दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। भारत के मुकाबले हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हमें अगले साल पता चलेगा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के माध्यम से। साथी नाम का प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर के मदद से हमने शुरू किया। जैसे मैंने आपसे बात की कि अ, हमें एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जेई नीट क्रैक कर पाएं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हों। तो उसके लिए सबसे पहले आईआईटी कानपुर का एक साथी प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया। उसमें आईआईटी के टीचर्स खुद उस पर पढ़ाते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स एचएम्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो देखें कि साथी प्लेटफॉर्म पे आपके टीचर्स, आपके बच्चे ऑन बोर्ड हो गए हैं कि नहीं। अगर हो सके तो क्लासेस के टाइम में भी आप उनके लेक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वरना बच्चे घर जाके कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल कोचिंग अवेलेबल, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आईआईटी कानपुर के टीचर्स खुद पढ़ा रहे हैं। इस ये जो पहली 4 स्लाइड्स थी, ये हमें चारों स्टेजेस में हमारे क्या इंटरवेंशंस हैं उसकी बात कर रही थी। जो हमारे स्कूलों में बच्चे प्री से लेके 12वीं तक आ रहे हैं उनकी बात। अब बात है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके ऊपर हम कैसे उसको अटैक करना है, हमने अभी तक पिछले 3 साल में कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं किया है। आई थिंक जैसे हम आगे जाएंगे अगले 2-3 साल, जो ट्रैक किया जाएगा वो ट्रांजिशन रेट ट्रैक किया जाएगा, चाहे स्कूल के लेवल पे, चाहे क्लस्टर के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, जिले के लेवल पे। हम अभी तक ये नहीं देखते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा 8वीं का रिजल्ट कितने बच्चे जो 8वीं से निकले वो कितने 9वीं में दाखिल हुए। हर क्लस्टर वाइज क्या सिचुएशन है, कौन से क्लस्टर में कितने परसेंट बच्चे 8वीं के 9वीं में आ रहे हैं, 9वीं में फेल कितने हो रहे हैं और कितने पास होके 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो हम ट्रैक कर रहे हैं। हो सकता है अगर किसी ने नंबर्स की जगलरी करनी हो, किसी ने खेल करना हो नंबर्स का, बिना एक्चुअल सिचुएशन को सुधारे वो अपने सारे बच्चे 9th में फेल कर देगा, ताकि 10वीं में कोई फेल ना हो, उसका रिजल्ट सुधर जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम 9th के रिजल्ट को भी हम इस साल ट्रैक करेंगे कि 10वीं में कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी में भी 11वीं से एडमिशन, 10वीं के बाद कितनों का एडमिशन 11वीं में हुआ वो देखना जरूरी है, और 11वीं से 12वीं में कितने पास हुए वो भी देखना जरूरी है। अभी तक हम केवल 12वीं पास की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ट्रांजिशन रेट, खासकर जो 8वीं के बाद बहुत सारा ड्रॉप आउट होता है, वो
समझना ज़रूरी है, जो अगले 3 साल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे मैंने कहा, अगर हम 80% ट्रांज़िशन रेट हासिल कर पाए, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में ये नंबर ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। उसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट्स बनानी होंगी पिछले 3 साल में उन बच्चों की, जो पिछले 3 साल में इस किसी भी लेवल पे 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं या 12वीं में फेल, इनमें से जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, उनकी लिस्ट बना के उनसे बात करके विलिंगनेस लेनी होगी कि आपको 10वीं या 12वीं एनआईओएस के थ्रू पार करनी है या नहीं। तो जल्दी ही मैं उसके लिए कोई फॉर्मेट सर्कुलेट करूंगा। आप अपने लेवल पे उसको तैयारी शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके पास पिछले 3 साल के फेलियर्स का लिस्ट है कि नहीं। उसके ऊपर, क्योंकि हमारे एनआईओएस के 4 सेंटर डीएनएच में और 2 सेंटर दमन में अप्रूव हो गए हैं, डीएनएच में शुरू भी हो गए हैं, कुछ बच्चे आने लगे हैं, तो उसकी भी हमें एक स्ट्रैटेजी बना के कुछ टीचर्स को एक्सक्लूसिवली वो काम देके ये काम शुरू करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं उनको भी हम अंदर ला पाएं। एनआईओएस की इम्प्लीमेंटेशन हम उतनी ही सीरियसली करना चाहेंगे जितनी हमने रमता रमता की या नैस की है। सो दैट्स ऑल। आई थिंक लंबा मीटिंग था, हो सकता है कि बीच में कुछ लोग ड्रॉप आउट हो गए हों, और वो भी दोबारा देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो वीडियो रहता है ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज आप सैटरडे के दिन जुड़े। बहुत बड़ा हमने पिछले 3 साल में एक ग्रोथ, एक जिसको मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इट्स अ बिग लीप फॉर द यूटी टू इम्प्रूव इट्स एजुकेशन सिस्टम। जितना हमने किया है वो बहुत बड़ा है, और उस सब के लिए आपको अंत में फिर से अभिनंदन, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।